ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के दो फॉर्म हैं। दो फॉर्म में पहला फॉर्म है स्केलर, दूसरा फॉर्म है वेक्टर। स्केलर और वेक्टर, इसमें हम डायरेक्शन की बात करेंगे, जो हम लेक्चर इसके बाद जो आएगा उसमें डिस्कशन करेंगे। आज सिर्फ स्केलर की डिस्कशन होगी। ओके, क्योंकि सम्स भी साथ में हम ऐड करने वाले हैं, एमसीक्यू भी ऐड करने वाले, नीट जी के भी एमसीक्यू उसमें मैं आपको बता दूंगा करके। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, स्केलर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। अच्छा, तो चलिए बताइए, मैं यहाँ पे रखता हूं प्लस प्लस और यहाँ मैंने रखा माइनस माइनस। दो चार्ज रखे, एक प्लस है दूसरा भी प्लस है पहले केस में। दूसरे केस में एक माइनस दूसरा भी माइनस। तीसरे केस में एक रखा प्लस दूसरा रखा माइनस। तो बताओ यहाँ पे कौन सा फोर्स आएगा? रिपल्सिव, यहाँ पे भी रिपल्सिव और यहाँ पे एट्रैक्टिव। समझ में आया? ये तो पता ही था, सेम चार्ज होते हैं तो धक्का लगाते हैं एक दूसरे को, और ऑपोजिट होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। चलो पता है, ये तो आता है। बट ये जो साइंटिस्ट है जिनका नाम है भाई कूलम्ब, उनको ऐसा लगा कि भाई ये जो धक्का लग रहा है और जो अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्सन और अट्रैक्शन, उन्होंने सोचा ये कितने फोर्स से हो रहा हो। जैसे कि न्यूटन ने सोचा था भाई ऊपर से एप्पल गिरा, पहले भी गिरता था पर उन्होंने सोचा। इसी तरह कूलम्ब ने ये सोचा कि रिपल्सन और अट्रैक्शन होता है, कितने फोर्स से होता है। तो यही फाइंड किया कूलम्ब ने और उसी को उन्होंने अपना लॉ बना दिया। और उसका दो फॉर्म है, एक स्केलर दूसरा वेक्टर। अब पहला फॉर्म डिस्कस करेंगे जो है स्केलर फॉर्म। चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो कूलम्ब ने क्या कहा, ये देख लीजिए कि दो चार्ज आप ले लीजिए, एक ले लीजिए Q1 और दूसरा ले लीजिए Q2, और उनके सेंटर के बीच जो है उनका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे, यहाँ उससे जो डिस्टेंस है दोनों का बीच का वो R है। अब ये जो चार्ज लिए गए हैं ये कैसे चार्ज हैं? पॉइंट चार्ज, यानी बहुत छोटे। समझ में आना चाहिए, पॉइंट चार्ज के लिए ही कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्ज से ज्यादा बड़ा चार्ज होता है जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बोलते हैं, उसके लिए कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल तो है बट इस इक्वेशन से नहीं है, उसमें फील्ड लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो बाद में देखेंगे। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इसकी फील्ड में ये आया है इसीलिए इस पे फोर्स लगेगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, इस पेन को मैं गिरूं नीचे जाएगी, इस पेन को अगर मैं छोड़ू कहां जाएगी? नीचे, क्योंकि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है। इसी तरह से चार्ज भी अपने आसपास एक फील्ड बनाता है, जिसमें कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पढ़ेंगे आगे, चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा, अगर ये दोनों सेम चार्ज हैं तो ऐसे लगेगा, अगर ऑपोजिट हैं तो ऐसे अट्रैक्शन होगा। तो कूलम्ब ने एक्सपेरिमेंट कर करके टॉर्जनल मेथड से, जो हमने, अगर आपने पढ़ा हो तो कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट इन चैप्टर नंबर 8 सेम नंबर 1, जी फाइंड करने का टॉर्जनल जो था उस एक्सपेरिमेंट में, वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट इसने भी किया भाई कूलम्ब ने, और ये फाइंड किया, इन्होंने इस तरह से फाइंड किया है, ये मानना। अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन these two charges, or we can say magnitude of electric force between two charges is proportional to magnitude of their charges, product of magnitude of their charges and
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी आर स्क्वायर। दिस इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ। क्लियर? अच्छा, फिर से एक बार बोलता हूं, द मैग्नीट्यूड of electric force between the 2 point charges is directly proportional to the product of their charges or magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये कूलम्ब ने ये फोर्स निकाला, उसका इक्वेशन इस तरह से उन्होंने बनाया। ओके, समझ में आ गया? बिल्कुल पक्का रखना। अब मैं यहाँ पे इक्वल्स टू करूं तो आपको पता है कांस्टेंट आएगा Q1 Q2। चलो मैं मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा हूं, इधर मूड नहीं कर रहा हूं, समझ लेना। यहाँ पे जो कांस्टेंट लिखा गया वो कांस्टेंट लिखा गया स्मॉल k। क्लियर? समझ में आया? तो कूलम्ब्स फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, उसका इक्वेशन क्या हुआ? याद करो, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गया? बिल्कुल इजी है, कोई डाउट नहीं। समझ में आया? चलिए, अब आपको डेफिनेशन स्टेटमेंट ऑफ लॉ पता चल गई, रीजन पता चल गया। अब कुछ और बातें इसके बारे में करते हैं, आइए। अच्छा, इक्वेशन क्या मिला? K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब यहां पे जो K है उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, थोड़ा डिटेल में चलेंगे। ओके, अच्छा, अब ये सेम टू सेम आपको इक्वेशन किसके जैसा दिख रहा है? एक बार आपको ये भी याद दिला दूं कि भाई इस दुनिया में ज्यादातर चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं, छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी चीजें कनेक्टेड हैं। इसी तरह से ये दो लॉस जो है, ग्रेविटेशनल लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ, दोनों कनेक्टेड लगते हैं आपको, क्योंकि जब आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था तो इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सिमिलरली इन कूलम्ब्स लॉ, प्रोपोर्शनल टू द product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। Similar एकदम। ओके, यहाँ पे जो मास है वही काम यहाँ पे कौन कर रहा है? चार्ज। वहां पे मास है, यहाँ पे चार्ज। ओके, समझ में आया? अच्छा, अब इनको यहाँ पे हम जब प्रोपोर्शनलिटी हटा के यहाँ पे कांस्टेंट k लाए, यहाँ पे हम g लाए, तो ये एनालॉजी बोलता हूं मैं इसको। और सिमिलैरिटीज क्या क्या है? यहाँ पे चार्ज है, वहां पे मास है। अच्छा, अब इसमें दूसरी एक और बात है, दोनों जो है 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है भाई। वन अपॉन आर स्क्वायर आपको पता ही है, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कूलम्ब्स लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है और ग्रेविटेशनल लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। इसका जब आप ग्राफ बनाइए F वर्सेस R का, तो आपको मिलेगा ऐसा। समझ में आया? अगर R को 0 किया तो F बिकम्स इनफाइनाइट, इसीलिए टच नहीं किया, ऊपर से आ रहा है। समझ में आया? और R बढ़ता बढ़ता इनफाइनाइट हो जाएगा, तब F 0 होगा। R इनफाइनाइट, F 0, तो यहाँ पे भी टच नहीं करना, ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसीलिए इन दोनों को इनवर्स स्क्वायर लॉ बोले जाते हैं। समझ में आया? R बढ़ेगा, F घटेगा, सीधी सी बात है ना। ओके, अच्छा, अब तीसरी बात इसमें यह है, इसमें कांस्टेंट k है और इसमें कांस्टेंट g है, दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। अच्छा, ये जो कांस्टेंट है भाई, इसमें एक डिफरेंस है,
ये मीडियम पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम, और ये डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। यानी ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, बट ये जो के है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड नहीं कर रहा है इसका मतलब हर जगह सेम रहता है, अर्थ पे लो, यूनिवर्स में और कहीं पे भी ले लो, सब जगह सेम रहता है। बट के मीडियम चेंज होते ही चेंज हो जाता है। क्लियर? ये इनका एक डिफरेंस रहता है। समझ में आया? के और जी के। बाकी ऐसे दोनों सेम। अच्छा, एक और डिफरेंस आपको दिखेगा, ये तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एक और डिफरेंस यहां पे आपको दिख जाएगा इनके बीच, एक और पॉइंट मिलेगा, एक और पॉइंट मिलता है यहां पे। देखिए कि भाई ये दोनों इनवर्स स्क्वायर भी हैं, मीडियम पे डिपेंड कर ये नहीं करता है, बट ये जो कूलम फोर्स है ये वाला, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कूलम फोर्स है वो एट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। बट आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है? एट्रैक्टिव। क्लियर? एट्रैक्टिव होता है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ आपने न्यूटन का पढ़ा है, तो वो एट्रैक्शन के लिए है। इसमें सेम है तो रिपल्सन होगा, डिफरेंट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। तो ये कंपैरिजन आपको पता चला। क्लियर? और भी कंपैरिजन निकाल सकते हो थोड़ा डिटेल में जाके, बट इतने सफिशिएंट है। समझ में आ गया? चलिए अब इंफॉर्मेशन लेते हैं हम, ये नोट कर लेना आप, काम लगेगा आपको। अब बात करते हैं के की, कांस्टेंट के। ओके, तो भाई ये जो के है इसको बोला गया कूलम्स कांस्टेंट। क्या बोला गया भाई? कूलम्स कांस्टेंट। अच्छा, तो कूलम ने इसकी वैल्यू जो निकाली है वो निकाली है 8.9875 इंटू 10⁻⁹। ओके, चलो बताओ इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा भाई न्यूटन, इसका यूनिट होगा मीटर का स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर का स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा? कूलम, कूलम, कूलम स्क्वायर। अब आपको के का यूनिट बनाना है, किसका? के का, तो ये मीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और जो कूलम स्क्वायर है वो नीचे चला जाएगा। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ कूलम्स कांस्टेंट? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सम्स में हम इसको लेंगे 9, अप्रोक्सीमेटली इसको क्या लेंगे हम? 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो जो के की वैल्यू हमें याद रखनी है जो एसआई में है, ओके, वो 9 इंटू 10⁻⁹ याद रखनी है। क्लियर है? कूलम्स कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन हो गई। अच्छा, इसका एमएलटी बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं इसका? एमएलटी। देखिए एमएलटी बनाते हैं। तो के का जो एमएलटी बनाना है उसके लिए आपको यूनिट आना चाहिए। यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। भाई न्यूटन का एमएलटी 11-2 इंटू मीटर का एमएलटी L पर पावर 2 है, डिवाइडेड बाय कूलम का एमएलटी। भाई कूलम का तो आपको पता ही है, क्योंकि भाई Q इज इक्वल टू 10th में देखा था IT, भाई I यानी एम्पियर और ये कैपिटल T टाइम A1 T1 हो गया। यहाँ पे कूलम का स्क्वायर है तो क्यूब का स्क्वायर होगा, तो इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा, एक तो डबल हो गया। तो भाई इसको सॉल्व करो तो आंसर क्या मिलेगा? MLTA ये 1 L1 L2 एडिशन होके 3 मिलेगा। T -2 है, ऊपर आएगा
टू माइनस होगा, और तो -2 -4 होगा, एक ऊपर आएगा -2 होगा। तो क्या मिला? 13 माइनस 42 MLT ऑफ K। ओके, समझ में आया? बट कई बार एग्जाम में आपको A नहीं होता है, एम्पियर में नहीं होता है, क्यू में दिया होता है। क्यू को वो ऐसा कहते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी मानिए। तो हम माने तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे A2 T2 जो है उसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा सिर्फ क्यू। यहाँ पे जो हमने कूलम स्क्वायर का क्या लिया, A2 T2, तो उसकी जगह हमें सिर्फ क्या लिखना है, कूलम का क्यू। अब इसको सॉल्व कीजिए, M1 L3 T-2 और क्यू ऊपर आएगा -2। ये भी एक और इन द फॉर्म ऑफ क्यू। MLT आपको याद रखना है, या बना सकते हो, याद मत रखिए। क्लियर? ये इंफॉर्मेशन MLT की आपको आनी ही चाहिए, पक्का? ओके, अब बात करते हैं K की जो है वैल्यू CGS में कितनी, वैल्यू ऑफ K इन CGS कितनी भाई? तो K की वैल्यू हमें पता है SI में अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब इसको CGS में ले जाइए, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, बट जो सारे SI यूनिट्स हैं उनको हम CGS में कन्वर्ट करेंगे। चलो, तो न्यूटन का याद है किसी को? बोलो तो, सुनाई नहीं दे रहा, मजाक कर रहा हूं। बट न्यूटन का सबको पता है, एक ट्रिक बताता हूं, याद रखे। एक न्यूटन बहुत खतरनाक साइंटिस्ट है। वो जंगल में जाते थे, झाड़ के नीचे बैठते थे, एप्पल पड़ता था उन पे, याद है स्टोरी। वो जब जंगल में जाते थे तो कई डायन उनके आसपास घूमती थी, पर उनको डर नहीं लगता था क्योंकि उनका गोल फिक्स था, न्यूटन लॉ बनाएंगे। तो एक जो न्यूटन है वो कितनी डायनों के बराबर थे? 1 लाख, 1 लाख, यानी 10⁵ 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डायन। याद है ना? ओके, मीटर का सेंटीमीटर CGS में, बट 10⁴ 4 पावर क्यों किया भाई? क्योंकि मीटर का 10⁵2 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर, तो 10⁴ कूलम का। याद करो, लेक्चर कंटिन्यूसली देख रहे हो तो आपको याद होगा कि भाई कूलम का CGS होगा स्टेट कूलम। क्या होगा? स्टेट कूलम। और रिलेशन क्या था? 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। लिखते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे कूलम का क्या है? स्क्वायर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 × 10⁹ का स्क्वायर, 9 2 जा 2 स्क्वायर किया, मल्टीप्लीकेशन होगा ना, पावर की पावर, क्लियर ना? और यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टेट कूलम का स्क्वायर। अब कट करो, कुछ बच रहा है तो बता दो, कुछ भी नहीं बचेगा। 9 गया, 9 5 + 4 9 18 कट हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलम स्क्वायर। समझ में आया? तो K की जो वैल्यू है भाई इन CGS क्या आई? 1। क्लियर? तो ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो कूलम्स कांस्टेंट स्मॉल k की सारी इंफॉर्मेशन ज्यादातर आपको मिल गई। उसकी वैल्यू 9 × 10⁹
यूनिट एमएलटी सीजीएस में 1 वैल्यू होती है। अब ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट डिपेंड करता है मीडियम पे। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है k इज इक्वल्स टू 1/4πε0। यहाँ पे जो एप्सिलॉन है ई नॉट लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। के की जो वैल्यू है, ये इलेक्ट्रिसिटी का फैक्टर बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। आगे हम मैग्नेटिक का भी एक फैक्टर देखेंगे, म्यू नॉट। ओके, अब ये मीडियम पे डिपेंड करता है, तो ये वैल्यू इसकी कैसे आई वो नहीं देखना है, वो ध्यान में नहीं लेना है। हाँ, पर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है और ये क्यों लिखा गया है, इसके बारे में हम अब डिटेल में जानते हैं। क्लियर है? तो नोट कर लेना ये सारी बातें। क्लियर है ना? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, चलो अब समझते हैं आगे। भाई ये जो के आपका आया है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं यहां पे आपको 2 केस बताता हूं। यहाँ पे Q1 चार्ज है पॉइंट चार्ज, यहाँ पे Q2 है। सेम चार्ज है Q1, सेम चार्ज है Q2। यहाँ पे जो दूरी है दोनों के बीच की वो R है, यहाँ पे सेम दूरी है R है। ये न्यूटन ने रखा कहाँ पे? फ्री स्पेस, और वी कैन से इन एयर, क्योंकि इन दोनों का लगभग सेम माना जाता है, इसीलिए ये उन्होंने कोई मीडियम में रखा। मीडियम में क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है, कोई भी प्रकार का ऑयल हो सकता है, बहुत कुछ भी हो सकता है। मीडियम में कंडक्टर भी हो सकता है, कुछ तो मीडियम में है। और जब उन्होंने वैल्यू फाइंड की तो दोनों के फोर्स की वैल्यू डिफरेंस आई। भाई डिफरेंट आई, डिफरेंट में क्या आया? इसका आपको F मिला और इसका मिला आपको Fm, फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन फ्री स्पेस। तो उन्होंने देखा F जो है वो Fm से बड़ा निकला। इस पे से उन्होंने कंक्लूजन ये किया कि व्हेन वी पुट दी 2 पॉइंट चार्जेस इन द मीडियम देन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। समझ में आया? ऐसा हुआ तो उन्होंने यहां पे सोचा कि भाई एक मीडियम में ऐसे डिक्रीज हुआ, फिर उन्होंने दूसरा मीडियम लिया, पहले वाटर लिया, फिर अपने ये ऑयल लिया, तो देखा कि डिक्रीज हो रहा है। पर जितना वाटर में डिक्रीज हुआ उतना ऑयल में नहीं हुआ। फिर उन्होंने ग्लास लिया, तो जितना वाटर ऑयल में हो रहा था उतना ग्लास में नहीं हुआ, ग्लास में कुछ डिफरेंट आंसर आया। तो उन्होंने कंक्लूजन ये किया इन सभी एक्सपेरिमेंट में मीडियम चेंज हो रहा है और उस मीडियम की कोई एक प्रॉपर्टी के कारण ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स वो डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया? क्लियर? अब यहां पे मैं लिख देता हूं Fm इज लेस देन F, फोर्स इन मीडियम। Fm क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम। ये डिक्रीज हुआ तो उन्होंने कंक्लूड किया क्या? कोई एक प्रॉपर्टी है मीडियम की जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज हो रहा है और उस प्रॉपर्टी को बोला गया क्या बोला गया? परमिटिविटी। क्या बोला गया भाई? परमिटिविटी। समझ में आया? क्लियर ना? अब ये परमिटिविटी है क्या? चलो इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। व्हाट इज परमिटिविटी? तो नाम से तो क्या लग रहा है? एक परमिशन देना।
परमिशन का परमिटिविटी, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू परमिट, एबिलिटी टू परमिट। समझ में आया? अब किस चीज की परमिशन दे रहा है वो समझते हैं। तो इस परमिटिविटी को हम किस तरह से समझते हैं वो देखें। तो पहले f की जो वैल्यू है k की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 1/4πε0 q1 q2 ओवर r स्क्वायर। यहां पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है भाई, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस की परमिटिविटी इतनी है। और जब यही सेम इक्वेशन, ये कहां से लिखा गया याद है ना, k, ये k है भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k इज इक्वल्स टू 1/4πε0 फॉर अ फ्री स्पेस, बट फॉर मीडियम द वैल्यू इज 1/4πε q1 q2 ओवर r स्क्वायर। ये मीडियम में हाल है और ये हाल है फ्री स्पेस में, एयर में। समझ में आया? अच्छा, अब ये जो फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है, ये परमिटिविटी की वैल्यू उन्होंने निकाली, तो वैल्यू कितनी आई? वैल्यू आई 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और यूनिट आया कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। के का उल्टा यूनिट आएगा ना, क्योंकि 4 पाई तो यूनिट लेस है, तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होगा उसका उल्टा के का यूनिट है, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट के का उल्टा होगा, उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये वैल्यू कहां से आई उसकी हमें डिटेलिंग नहीं करनी, ये आई है फ्री स्पेस में इतनी है। ओके, अब देखिए परमिटिविटी का मतलब ये है कि कितनी परमिशन दी जाती है, किस चीज की परमिशन। तो ये देखिए परमिटिविटी और फोर्स अपोज में है, रेसिप्रोकल है, इनवर्स में है, उल्टे हैं। तो जितना एप्सिलॉन बढ़ेगा उतना फोर्स डिक्रीज होगा, यानी कि मीडियम जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है उसका अपोज करता है। समझ में आया? एप्सिलॉन बढ़ा तो फोर्स घटा, यानी जो एप्सिलॉन है जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, जो इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या करती है, अपोज। समझ में आ गया? तो ये प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है जो इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या कर रही है, अपोज। अच्छा, परमिशन किसकी दे रहा है कि, तो परमिशन, समझ में आया है? क्लियर है ना? कितना फोर्स लग सकता है उसकी परमिशन दे रहा है, उससे ज्यादा नहीं लग सकता। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में हम दो फ्रेंड हैं, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, बट अगर टीचर प्रेजेंट है तो जो बात की जो लाउडनेस है, हम कितना आवाज ज्यादा कर सकते हैं, वो टीचर की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। अगर बहुत गुस्से वाले हैं, जितना एप्सिलॉन उनका ज्यादा है, तो आपका जो बातें करने का एक दूसरे पे फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर ना? एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी क्या है, वो समझ में आ गया। अब ये जो एप्सिलॉन है इसको बोला गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसका यूनिट भी सेम, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, सेम टू सेम। अच्छा, ये हर मीडियम की अलग अलग होती है, तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूं, अगर क्वेश्चन में आया तो ये हमें दिया जाएगा, इसकी चिंता नहीं करनी। क्लियर? ओके, अब ये होता है कि आपने एयर जो है उसको बेस ले लिया, बेस का मतलब ये रेफरेंस ले लिया, एयर और फ्री स्पेस उसका रेफरेंस लेते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में मीडियम की कितनी परमिटिविटी होती है ये मेजर करने के लिए एप्सिलॉन आर बनाया गया। उसको दूसरा नाम भी दिया गया है डाई इलेक्ट्रिक
कांस्टेंट, क्या नाम दिया गया उसको? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी को। अब रिलेटिविटी है तो किसके रिस्पेक्ट में है? फ्री स्पेस और एयर, फ्री स्पेस और एयर। अब आप इसको एयर की मानिए, क्योंकि फ्री स्पेस की भी मान कोई दिक्कत नहीं है, फ्री स्पेस रखो, एयर को हटा दो, ठीक है, दोनों की लगभग सेम रखते हैं इसलिए। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट नीचे है, ऊपर आ गया एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन आर क्या है? द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, and it is also denoted by capital K, which is known as dielectric constant। बोलो, समझ में आया? क्लियर है ना? ये परमिटिविटी क्या है वो समझ लिया आपने, उसकी वैल्यू खास याद रखिए, और ये आपका यहां तक जो लॉजिक है। अब बात करते हैं एफएम की। किसकी बात करते हैं भाई? एफएम की। एफएम की बात करते हैं तो उसका इक्वेशन क्या लिखा जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की जगह मैं क्या कर सकता हूं? देखो, एप्सिलॉन की जगह मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखा, यहाँ पे Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। समझ गए ना? अब ऐसा लिखने का रीजन क्या है? क्योंकि मैं एफएम और एफ के बीच का रिलेशन निकाल रहा हूं। यहां पे आप देखोगे ये जो वैल्यू है इतनी, वो सेम टू सेम यहां पे दिख रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स इन फ्री स्पेस, वो हम यहां पे लिखें, एफ हो गया। नीचे क्या बचा भाई? एप्सिलॉन आर। समझ में आया? ये ना, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? एफ। तो इक्वेशन बन गया एफ एम इज इक्वल टू एफ बाई के। एप्सिलॉन आर की जगह मैंने क्या लिख दिया? के। अब यहां पे क्या आप देख रहे हो कि जो फ्री स्पेस में फोर्स था वो अगर एफ है, तो जो मीडियम में फोर्स है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तो फोर्स कितना हो जाएगा मीडियम में? एफ बाई के डिवाइड हुआ तो डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज। तो एफ एम इज इक्वल टू क्या याद रखेंगे? एफ बाई के। क्या याद रखेंगे? एफ बाई के। एफ क्या है? फोर्स इन फ्री स्पेस। के क्या है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ओके, इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए एक और बात, जो ये रिलेटिव परमिटिविटी है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये डायमेंशनलेस यानी कि यूनिटलेस होता है, कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का यूनिट तो सेम है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन का सेम है, कट हो जाएगा तो यूनिट लेस, इसीलिए उसको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, इस इक्वेशन को देख के क्या कह सकते हो कि भाई के बढ़ेगा, मीडियम का के बढ़ेगा तो फोर्स ज्यादा डिक्रीज होगा, यानी फोर्स बिकम्स 1/kth टाइम इन द मीडियम। Fm is equals to 1/k into F, 1/kth टाइम। क्लियर ना? कोई डाउट इसमें? ओके, तो ये नोट कर लेना, घबराना नहीं है, रिपीट करके देखो, पर बिल्कुल तैयार करो इसको, एकदम पक्का करो। ओके, अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको Fm इज इक्वल टू एफ बाई के की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखो ये कैपिटल के है, वो जो आया था एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, इसमें ये स्मॉल के है जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 थी। ये जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 1 से लेके इनफाइनाइट। इसीलिए तो कुलम ने बोला कि मीडियम में फोर्स डिक्रीज होता है, क्योंकि के की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होती है। फ्री स्पेस के लिए या एयर के लिए के की वैल्यू कितनी माननी है? 1।
और मेटल के लिए ये आपको याद रखना है, मेटल वाला उसके लिए कितनी होती है भाई, इनफाइनाइट। यानी मेटल के अंदर दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितना हो जाएगा, देखिए इनफाइनाइट, तो F अपॉन इनफाइनाइट। तो इन मेटल Fm इज इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज K टेंड्स टू इनफाइनाइट। और Fm जो फोर्स है मैक्सिमम कहां होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स मैक्सिमम कहां होगा, फ्री स्पेस में, क्योंकि K की वैल्यू सबसे छोटी कहां पे है, फ्री स्पेस में। कितनी है, 1। तो फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फोर्स इज मैक्सिमम, ये भी आप नोट कर लीजिए। फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फोर्स इज मैक्सिमम, मेटल में मिनिमम। कितना मिनिमम भाई, 0। ओके, और ये इंफॉर्मेशन पक्का हो गया। तो यहां पे हमारा जो कूलम्स लॉ है वो पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार नोट कर लीजिए इसको। बिल्कुल पक्का करिए, ठीक है। ओके, तो आज हमने देखा जो इक्वेशन, वो एक बार फिर से लिख देता हूं। F इज इक्वल्स टू K⁴ Q2 ओवर R²। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर जो लेंगे, अभी छोटा लेक्चर रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर जो लेंगे उसमें इसके सम्स देखेंगे, स्केलर फॉर्म के बहुत बढ़िया बढ़िया, जेई नीट के और कॉम्पिटिटिव के बहुत बढ़िया बढ़िया सम करेंगे। अभी इसको रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और इसको बिल्कुल पक्का कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।